नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 18 और 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहां लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको यह भी बता दूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज आजकल हर एग्जाम में पूछने लगे और काफी सारे पूछने लगे। तो विदाउट करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व किए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एंड तक बने रहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। जो आंसर सही लगते हैं आपको उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं भी पढ़ पाऊं कि आप कितना सीरियसली करंट अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत। जो 18 और 19 अप्रैल 2024 के हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहली न्यूज है दुबई फ्लड्स और क्लाउड सीडिंग को लेके। जैसे कि आपको पता है कि दुबई में बहुत बड़ी बाढ़ आई और दुबई में बहुत सारे जो जगह है उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो है ये न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस आप तो जानते हैं, फ्लड्स आ गया, क्लाउड सीडिंग आ गया, तो ये ज्योग्राफी में जाएगा। अगर आप सोच रहे क्लाउड सीडिंग क्या होता है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम क्लाउड सीडिंग क्या है ये भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट में जाते हैं। करंट अफेयर जो है, पहली जो न्यूज़ है उसके कंटेक्स्ट में देखने मिलता है कि एक फ्लड आई है दुबई में और वहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं कि क्लाउड सीडिंग जो है ये ठीक होगी कि नहीं। ये जो प्रोसेस है जो यूएई फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करते रहता है, क्लाउड सीडिंग के चलते बारिश गिराई जाती है, तो यूएई जो कर रहा है क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि इस कारण बहुत हेवी रेनफॉल हुआ है। तो इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड में आते हैं। तो एक स्टॉर्म आया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ओमान में इस हफ्ते, अगर आपने देखा तो, और उस कारण बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और हाईवे जो है वो फ्लडेड हो गए हैं, हाउसेस जो है वो डूब गए हैं। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम होने लग गए, ट्रैफिक जो है वो फंस गए, लोग ट्रैप हो चुके हैं उनके घरों में, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे काफ़ी सारे नज़ारे आपको दुबई में देखने मिल रहे हैं। तो ये दुबई में जो हुआ है ये है दुबई का फ्लड। अब यहाँ पे क्लाउड सीडिंग जो होता है, क्या उससे स्टॉर्म आ सकता है? तो ये सबसे पहली बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं क्लाउड सीडिंग क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो रेनफॉल अगर देखा गया यूएई में तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो सब, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर देखोगे तो रेनफॉल नहीं होता है दुबई में, या फिर बहुत रेयर होता है यूएई में। अगर देखा गया तो अरेबियन पेनिनसुला जो होता है वहां पे आपको थोड़ा बहुत रेनफॉल देखने मिलता है, बट ये टिपिकली देखा गया तो ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट वहां पे आपको देखने मिलता है। तो काफी ड्राई और डेजर्ट वाला क्लाइमेट है और समर की जो एयर टेम्परेचर होती है वो 50 डिग्री के ऊपर भी चले जाती है। अब ट्यूसडे को जो इवेंट हुआ है, ट्यूसडे के इवेंट के बाद ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये जो क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है जिससे आर्टिफिशियली रेनफॉल गिराया जाता है, क्या ये जो प्रोसेस है जो यूएई फ्रीक्वेंटली करते रहता है ये बराबर है या नहीं, क्योंकि इससे काफ़ी हेवी रेनफॉल देखने मिला। अब क्लाउड सीडिंग क्या होती है ये भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लाउड सीडिंग की अगर बात करें तो देखिए, अब क्लाउड सीडिंग से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल्स डाले जाते हैं क्लाउड्स में। जो क्लाउड्स होते हैं क्लाउड्स के अंदर अंदर डाल देते हैं केमिकल्स, और इससे रेनफॉल बढ़ाने की कोशिश की जाती है जहाँ पे पानी की कमी है। तो यहाँ ऐसे केमिकल्स डाले जाएंगे जिसके चलते बारिश हो सकती है, कंडेंसेशन हो जाएगा ईजिली और बारिश गिर जाएगी। क्लाउड्स बनाए जाते हैं और क्लाउड्स जो बने हैं उसके अंदर और ज़्यादा केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे रेनफॉल हो सकता है। तो यूएई जो होता है वो आपको पता है कि हॉटेस्ट और ड्राइस्ट रीजन में लोकेटेड है। अर्थ का सबसे गर्म और सबसे सूखा हुआ जो जगह है वहाँ पे दुबई लोकेटेड है, और यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स डाले जाते हैं कि क्लाउड में सीडिंग यानी जैसे बीज बोते हैं ना आप और प्लांट्स निकलते हैं, वैसे क्लाउड्स में भी केमिकल डाल देते हैं और उसके कारण रेनफॉल कराई जाती है। तो इससे रेनफॉल बढ़ाने की हमेशा कोशिश की जाती है। बट यूएई की जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, मेट्रोलॉजी एजेंसी, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं, सच ऑपरेशन बिफोर द स्टॉर्म, दैट देयर वर नो सच ऑपरेशन बिफोर द स्टॉर्म, है ना। जब भी ऐसे कोई आंधी तूफान आने वाली है तो ऐसे कोई ऑपरेशन जो होते हैं ऐसे हमने कुछ किए नहीं थे, इसलिए भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। तो ह्यूज रेनफॉल जो होता है वो वेदर सिस्टम के कारण हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है इस कारण, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो हम जो क्लाउड सीडिंग हर बार करते रहते हैं उससे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ऐसा कुछ नहीं। तो क्लाउड आर्टिफिशियली बना के उसके अंदर सीडिंग करके रेनफॉल गिराना, ये सब चीज़ें जिम्मेदार नहीं है, ऐसे वो लोग कह रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जो
जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ते जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ह्यूमन लेड क्लाइमेट चेंज है, इंसान जो है वो उसे और ख़राब किए जा रहा है, जैसे पोल्यूशन और ये सब चीज़ों के कारण भी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, और इस कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ भी होगा, जब पूरे वर्ल्ड में इंटेंस रेनफॉल देखने मिल रहा है तो दुबई में क्यों नहीं हो सकता, ऐसे वहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना है। तो रेनफॉल जो होता है वो थंडर स्टॉर्म से निकलता है, बहुत बिजलियाँ गिरती है, तूफान आता है। तो वो जो यूएई में देखने मिला रिसेंट डेज में, वो एक पर्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग विथ वार्मिंग है, यानी वही है कि जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उस कारण ये हो रहा है। क्योंकि अगर देखोगे तो दिस इज बिकॉज कन्वेक्शन विच इज स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म स्ट्रेंथन द वार्मर वर्ल्ड। अब क्या होता है, जब जमीन गर्म होने लगती है तो आपको पता है कन्वेक्शन होता है, क्योंकि कभी कोई चीज़ की अगर जो भी गर्म होता है तो चीज़ें ऊपर की तरफ जाती है एयर, तो ये एयर ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर ये बादल जमेंगे और यहाँ से बारिश होगी और स्टॉर्म्स आएंगे। यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है, कन्वेक्शन है ऊपर जाना, तो अपड्राफ्ट हो जाता है थंडरस्टॉर्म, ये जो है ना एयर ये ऊपर जाती है गर्म हवा ऊपर, तो इस कारण प्रॉब्लम तो जाएगा ही। तो रेनफॉल जो होती है बिकमिंग मच हेवियर अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो आप देख रहे क्लाइमेट जो है वो वार्म होते जा रहा है, वार्मर एटमॉस्फेयर है, इस कारण मॉइस्चर ज़्यादा आता है, गर्मी बढ़ेगी तो भाप बढ़ेगी, वाटर वेपर ज़्यादा आएंगे, वेपर जो है ये ऊपर जाएंगे क्लाउड बनेंगे, और क्लाउड के इसमें फिर वो कंडेंसेशन होकर बारिश के इसमें गिरेंगे, ऐसा ही यहाँ पे कहना है। तो ये जो मिसलीडिंग टॉक है अबाउट क्लाउड सीडिंग, ये कॉज ऑफ हेवी रेनफॉल है, ये सब मिसलीड किया जा रहा है, ऐसा ये कहा जाता है दुबई के जो भी एक्सपर्ट्स है या फिर जो भी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि ऐसी गलत बातें बताई जा रही है कि हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं इसलिए रेनफॉल आता है। भाई देखो, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो रेनफॉल तो होगा ही। आपको गर्मी होगी तो रेनफॉल बढ़ेगा ही, है ना, क्योंकि आखिर ये क्लाउड होते क्या है, ये वेपर्स ही होते हैं जो यहाँ से ऊपर जाते हैं, भाप होती है जो ऊपर जाती है। अब ये भाप जो है ऊपर जाएगी, जमेगी क्लाउड के फॉर्म में, और उसके बाद कंडेंसेशन जो होगा तो नीचे गिरेगी। यही प्रोसेस यहाँ पे हुई है दुबई में, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। तो ये रहा पहला करंट अफेयर जहां पे आपको हेवी रेन जो है दुबई में उसके रिलेटेड न्यूज़ देखने मिलती है, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। चलिए अब दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी न्यूज़ है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को लेके। अब इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इंपोर्टेड यानी जब भी हम बाहर से कोई चीज़ मंगाते, कोई जो भी हम बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं इंडिया के बाहर से, उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये एक कंसेप्ट है जो कि न्यूज़ में रहा, और इसका सिलेबस इकोनॉमी में जाता है। अब हुआ क्या है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीपी, उन्होंने रिसेंटली इशू किया है कॉशनरी नोटिस। तो हम कहेंगे कि एक नोटिस जारी किया गया और वहाँ ये कहा गया कि इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ रहा है, ये आने वाला है। तो ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं एडीबी की जो वार्निंग है, उसमें यही कहा गया है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए अपने करेंसी फ्लक्चुएशन को। जो करेंसी कम ज़्यादा हो रही है ना, अचानक से बढ़ जाती है, फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, जो फ्लक्चुएशन देखने मिल रहे करेंसी में, ये थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए हमने। इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी, अगर हम बाहर के बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमारा पे करने में भी काफ़ी खर्चा चले जाता है, और इस कारण हमारे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट हो जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का, यानी जो भी बाहर से मंगाई जो चीज़ें हैं वो अगर महंगी हो गई तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होता है। ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है ये आप जब समझ लोगे तो आपको पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो ये एक सिचुएशन होती है, याद रखिएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जनरल प्राइस लेवल यानी प्राइस जो होते हैं देश में वो बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं ए नाम का प्रोडक्ट किसी एक देश से मंगा रहा हूँ, XYZ नाम के कंट्री से, और वो इंडिया में आ रहा है। अगर इस प्रोडक्ट की रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में या इसी देश में, तो वो मेरे यहाँ तो महंगे में बिकेगा ही। तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट के रेट बढ़ने के कारण जो महंगाई बढ़ती है, इसी को यहाँ पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये चीज़ें तो हमको पता चल चुकी है। अब ये इसके जो बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं इसके प्राइस बढ़ते कैसे हैं ये देख लेते। देखो, मैंने एक तो ये सिचुएशन बताई कि कहीं ना कहीं यहीं पे उसका प्राइस बढ़ गया है, बट इसके अलावा और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले। तो फैक्टर्स क्या है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के चलते, यानी आपको ये पता चल गया है कि ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ना उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें महंगाई बढ़ना जो हम बाहर से मंगा रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट में। अब फैक्टर्स इसके पीछे कौन कौन से ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हमें पता चलता है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी जैसे हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 83 पॉइंट जो भी होगा, बट मैं यहाँ पे एक ऐसे ही
एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये एक्सचेंज रेट हो गया। अगर एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होता है तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस है $2 और आज मेरे मार्केट में डॉलर चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹50, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये कितने में बिकेगा? ये प्रोडक्ट बिकेगा 100 रुपये में। बट अगर ये रेट चले गए $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ चले जाते तो यही प्रोडक्ट जो है ये 200 रुपीज़ में बिकेगा, $2 का प्रोडक्ट। तो देखिए रेट बढ़ गए ना। तो एक्सचेंज रेट जो होते हैं इससे कहीं ना कहीं रेट कम ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट के जो रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे कोई भी गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज खरीदने के लिए बाहर से, क्योंकि आपका करेंसी रेट ठीक नहीं चल रहा है। तो ये पहला कारण हो सकता है जिसमें आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखता है, इन्फ्लेशन वो भी इंपोर्टेड गुड्स में। दूसरा है कमोडिटी प्राइस। बहुत सारी कंट्रीज जो होती है वो इंपोर्टेड कमोडिटीज़ पे डिपेंड होती है, को बहुत सारे जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर डिपेंड होती है। जैसे हम कहेंगे ऑयल के लिए, मेटल्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी सारे देश बाहर के देशों पे डिपेंड है कि वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को। और जब ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ये चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, बाहर से मंगाने वाले जो खर्चा है उसका बढ़ जाएगा। तो हायर इन्फ्लेशन आपको देखने मिलेगा। इंपोर्ट जो भी है इंपोर्टिंग नेशंस में ना, जो इंपोर्ट कर रहा है उसके ही पास अगर रेट बढ़ गए तो हमारे देश में तो उसके प्राइस बढ़ने वाले। तो दूसरा रीज़न होता है कमोडिटी प्राइजेस। तीसरा होता है ट्रेड पॉलिसीज एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब क्या होता है कि जो भी ट्रेड पॉलिसी होती है उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे कि टैरिफ्स और कोटाज। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये कॉस्ट बढ़ा देते हैं इंपोर्टेड गुड्स को, यानी उसके ऊपर नए नए टैरिफ्स लगने लगते हैं, नए नए हम कहेंगे टैक्सेस और ड्यूटीज़ और जो भी लगाया जाता है, इससे भी काफ़ी सारा हम कहेंगे कि ये बढ़ जाता है प्रोडक्ट का जो भी इंपोर्टेड प्राइस है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट के जो भी प्राइस है वो बढ़ने लगते हैं क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा लगने लगे। कोटा यानी हर देश को एक कोटा दिया जाता है कि आप इतनी इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। अगर इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाए, वो भी कम ज़्यादा हो जाए, तो फिर प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही। और उसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है। जैसे हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया दो देशों के बीच में, तो वो दो देशों के बीच का जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं रुक गया, या फिर उस कारण बाकी देशों में व्यापार ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो देश से प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ए और बी ये दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है और यहाँ से आने जाने का रास्ता था सी तक जाने का। अब यहाँ से अगर डी से कोई सी तक जाना है तो ये दो रास्ते को छोड़ के अब दूर का रास्ता पकड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स के चलते यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि काफ़ी दूर के रास्ते पकड़ने पड़ते हैं, या फिर कभी भी कोई ट्रेड के रूट्स होते हैं उसमें कोई डिस्रप्शन आ जाते हैं, तो इस कारण जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जाता है। चौथा है कि इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कहीं कहीं क्या होता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो होते हैं कंपनीज, उस कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। यानी कहेंगे कि हम मेनली क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उस जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है। यानी हम कहेंगे कि ये जो कंपनीज होती है ऑफन पास ऑन द इंक्रीज कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे ए नाम का प्रोडक्ट बनाना है, इसमें मुझे 1 2 3 तीन चीज़ें लग रही है और ये तीनों के प्राइस बढ़ गए हैं, तो इसको बनाने का तो प्राइस बढ़ ही जाएगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा। और ये मैं खर्चा कहाँ से निकालूंगा? कंज्यूमर से निकालूंगा। तो मैं कंज्यूमर को यानी मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उनको मैं ये प्रोडक्ट महंगे में बेचूंगा क्योंकि मुझे बनाने में ही ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि ये तीन प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए, इसलिए इसको ए नाम का जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस कारण कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाएगा पूरे इकोनॉमी में, यानी कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी होने लगेगी। तो ये फैक्टर्स है जिसमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आपको देखने मिलता है। अब रिसेंट सिनेरियो है क्या? रिसेंट सिनेरियो इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रूपी होता है वो काफ़ी वीक होते जा रहा है रिसेंट मंथ्स में, इस कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़ अगर पहुंच जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा होने लगेगा $1 वाली चीज़ें। वही $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ जब था तो ये थोड़ा सस्ता लग रहा था हमें सब चीज़ें, ये होता है। दूसरा जैसे कि फैक्टर्स है, जैसे ग्रोइंग रिस्क ऑफ एवर्शन अमंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जल्दी इन्वेस्ट करने को नहीं देखते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जियो पॉलिटिकल लेवल पे, यानी हम कहेंगे कि दो देशों के बीच में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती है इन सब चीज़ों के कारण या मॉनेटरी पॉलिसी बदल जाती है, रुपीज़ का डिप्रेसिएशन हो जाता है, रुपी के डिप्रेसिएशन यानी रुपी की वैल्यू कम कर दी जाती है। इस कारण भी इन्वेस्टर्स घबराते हैं कभी कभी इन्वेस्ट करने में कि भाई रुपी की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है तो फिर हम इन्वेस्ट कैसे करें इजीली। तो इस कारण भी इंडिया में
प्रॉब्लम जा रहा है। और तीसरा, इंडिया रिलाय करता है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे, और किसके इंपोर्ट पे, तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे और गोल्ड के इंपोर्ट पे। इस कारण प्राइस के जो फ्लक्चुएशन होते हैं इन कमोडिटीज़ के, उस कारण हमारी इकोनॉमी अफेक्ट कर जाती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम ज़्यादा हो गए, गोल्ड के प्राइसेस कम ज़्यादा हो गए, हम ये चीज़ें बाहर से मंगा रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाने लगेंगे। तो राइजिंग प्राइसेस जो होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं इंडिया के इंपोर्ट बिल्स के, और ओवरऑल इन्फ्लेशन को, महंगाई इंडिया में बढ़ाता है। तो इस तरह से ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो होता है वो इंडिया में कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रहा है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है टाइगर ट्रायम्फ 24 एक्सरसाइज को लेकर। अगर आपको लग रहा है यहाँ टाइगर लिखा है तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर ये टाइगर एनिमल के बारे में बात करें, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो करंट सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट्स में ही जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ सकता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी पोर्शन पे आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कंटेक्स्ट क्या है, जो टाइगर ट्रायम्फ 24 एक्सरसाइज है वो रिसेंटली कंक्लूड कर दी गई है, वो रिसेंटली खत्म हुई। ये एक्सरसाइज थी दो देशों के बीच में। तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी, तो इंडिया और यूएस के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स को लेकर था। जब भी कोई डिजास्टर आएंगे हम दोनों देश में, तो हम मिलके उस डिजास्टर को वो डिजास्टर के बाद जो भी रिलीफ है वो देने में हेल्प करेंगे। उसमें जो भी लोग फंसे उनको निकालने में, उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करने हैं वो मैनेज करने में उन चीज़ों को, तो दोनों मिलके हम कहीं ना कहीं असिस्ट करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा, इंसानियत के चलते सब चीज़ें होगी, ऐसा ये दोनों देशों ने मिलकर सोचा है। अब टाइगर ट्रायम्फ 24 एक्सरसाइज है क्या, ये देख लेते हैं। टाइगर ट्रायम्फ 24 जो ये बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। देखिए, टाइगर ट्रायम्फ बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में हुई सर्विस, तो ये होती है यहाँ पे ये सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय है यानी दो देशों के बीच में। तो एक्सरसाइज का एम क्या था, इस एक्सरसाइज का एम था कि कहीं ना कहीं हम दोनों को मिलके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को लेके। यानी जो भी डिजास्टर आएगा हमारे देश में या किसी देश में, हम दोनों को मिलके उसके ऊपर काम करने हैं, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनानी है कि किस तरह से हम काम करेंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऐसा यहाँ पे सोचा गया है। यानी रैपिड और स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। यानी हम कुछ अलग सोच रहे हैं, वो कुछ अलग सोच रहे यूएस वाले, तो हम मिलकर कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। कोई भी डिजास्टर आएगा, तो डिजास्टर कोई भी हो सकता है, देखो वहाँ फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब ऐसी कोई चीज़ें हो गई तो हम मिलकर काम करेंगे दोनों देश, ऐसा यहाँ पे सोचा गया है स्मूथ कोऑर्डिनेशन के साथ। इसलिए यहाँ पे कोई प्रोसीजर्स भी बनाई जा रही है। एक्सरसाइज जो होती है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, जैसे एम्फीबियस लैंडिंग्स है ना, तो प्लेन की लैंडिंग्स कैसे होंगी, हम सब मिलके कैसे करेंगे, तो जिससे हम कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ से वहाँ ले जा सके। फील्ड हॉस्पिटल्स कैसे सेटअप करेंगे, यानी जहाँ कुछ हुआ है वहाँ पर तुरंत हॉस्पिटल सेटअप करने पड़ते हैं, वो कैसे करेंगे। कैंप्स जो होंगे वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ जिसके चलते हम जो लोग फंसे उनको कहीं पर रख सके। ये चीज़ों की एक्सरसाइज हुई है। उसके अलावा यहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, और उनका कमिटमेंट है कि हम शेयर करेंगे जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को लेके, हम कहेंगे HADR ऑपरेशंस को लेके ये हुआ है। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स थे वो इंडियन नेवी में इसमें थी, आर्मी थी, एयरफोर्स था, उसी के अलावा यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स भी इसमें थे। तो यूएस की नेवी आर्मी और इंडिया की नेवी आर्मी एयरफोर्स मिलकर यहाँ पे पूरा ये एक्सरसाइज चलाई है, जिसको टाइगर ट्रायम्फ 24 एक्सरसाइज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ 24 एक्सरसाइज अगर आया क्वेश्चन तो याद रखिएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये टाइगर से रिलेटेड है, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ती है, और अगली जो न्यूज़ आपको देखने मिलती है वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेके, AFI को लेके। काफ़ी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में रहता है और फिर से एक बार ये न्यूज़ में रहा है, तो हम कहेंगे कि करंट इवेंट्स में ये जाता है। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका एक फेडरेशन होता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया है, उन्होंने बाय डिसएफिलेटिंग 16 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अक्रॉस द कंट्री, है ना, 16 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस का उन्होंने एफिलिएशन जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो हम कहेंगे कि उनके जो भी रिकॉग्निशन था वो कैंसिल हो गया। ये जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने टीम्स नहीं भेजी थी। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स
मीट जो थी उसके लिए, ये एक मीट थी जो अहमदाबाद में हुई थी फरवरी में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे इन्होंने अपनी टीम्स उसमें भेजी नहीं थी, इसलिए इनका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ जाता है। तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है ये हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। अब सबसे पहले AFI जो होता है ये एक एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी यानी क्या, टॉप लेवल की बॉडी जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, एथलेटिक्स में काम करती है, वो एपेक्स बॉडी है ये। ठीक है, दूसरा AFI को बनाया गया था 1946 में, आज़ादी के पहले इसे बनाया गया था। तो जब से ये बना है तब से इसका बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये एथलेटिक्स जो होता है पूरे देश में उसे मैनेज करता है, स्पोर्ट्स को मैनेज करता है और प्रमोट करता है। और अगर देखा गया तो इट इज़ एफिलिएटेड विद वर्ल्ड एथलेटिक्स के, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है उसने उन्होंने खुद इसको रिकॉग्नाइज किया है, एशिया एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। तो काफ़ी एक बड़ी बॉडी है ये इंडियन एथलेटिक फेडरेशन जो है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें 32 एफिलेटेड स्टेट यूनिट्स है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स है, तो ये सब मिलके इसके अंडर काम करते हैं। तो AFI के जो एफर्ट्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि डेवलप हो सके, या फिर इंडियन एथलीट जो होते हैं उनका सक्सेस देखने मिल सके नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस में, उनको सिलेक्ट करना कौन आएगा कौन नहीं, इसमें बहुत बड़ा रोल AFI का रहता है। AFI की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात किया जाए तो नेशनल चैंपियनशिप, AFI ऑर्गेनाइज करता है नेशनल चैंपियनशिप, इंडिया में जो भी चैंपियनशिप्स होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको ऑर्गेनाइज करने का काम खुद AFI करता है। ट्रेनिंग और सिलेक्शन AFI करता है, इंडिया ट्रेन करता है इंडियन एथलेटिक्स नेशनल कैंपर्स जो होते हैं उनको। उसके अलावा इंडियन एथलेटिक टीम को वो सिलेक्ट करता है अलग अलग इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, जैसे ओलंपिक्स में कौन जाएगा, एशियन गेम्स में कौन जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन जाएगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या इंटरनेशनल मीट्स में कौन जाएंगे, ये सब चीज़ें। या उसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो होते हैं एस्टेब्लिश प्रोफेशनल नेटवर्क्स दैट ट्रांसेंड बॉर्डर चैंपियनशिप एज वेल एज वेरियस मीट्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड टू मेक एथलीट्स कमर्शियल अट्रैक्टिव फॉर फर्दर ग्रोथ। यानी यहाँ पे यही है कि काफ़ी सारे आपको देखने मिलते हैं ऐसे नेटवर्क्स बने हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी होते रहती है और कहीं ना कहीं कमर्शियली अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, जो भी यानी ऐड और ये सब के चलते आजकल ये चलने लगा है। तो ये सब चीज़ें भी देखने का काम एथलेटिक AFI का है। ग्रास रूट प्रमोशन करता है यानी सुपरवाइज करता है और असिस्ट करता है जो भी स्टेट यूनिट्स हैं उनको, और प्लान करता है कोचिंग कैंप्स बनाना या फिर इनिशिएट करता है डेवलपमेंट जो भी प्रोग्रेस है यानी नीचे तक का डेवलपमेंट करता है इंडिया के स्पोर्ट्स का ये AFI। यही हमें यहाँ पता चलता है। तो प्रमोट करना इंडिया के जो स्पोर्ट्स है उनको, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है AFI की, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये जो AFI को लेके करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अगली जो न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है 100% FDI अलाउ कर दिया गया है स्पेस सेक्टर में। ये आपको पता चलता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है तो अब आपको पता चल जाएगा, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने नोटिफाई किए कुछ अमेंडेड रूल्स यानी रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके चलते यहाँ पे कुछ रूल्स जो है वो चेंज किए गए हैं। और कहीं ना कहीं उसका जो पहले डिसीजन लिया था ये मिनिस्ट्री ने कि हम 100% अलाउ करेंगे FDI स्पेस सेक्टर में, तो इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं ये डिसीजन को लेके ही कुछ काम हो जाए, इसीलिए ये आया है। तो ये जो नए रूल्स है ये इफेक्ट में आएंगे 16 अप्रैल से, तो अब ये इफेक्ट में आ चुके हैं। तो बैकग्राउंड देखते हैं क्या है। जो नोटिफिकेशन होता है जिसमें डेट है 16 अप्रैल, ये आया है क्योंकि टेस्ला चीफ जो है एलॉन मस्क वो विजिट करने वाले हैं इंडिया के। तो इंडिया में ये विजिट करने वाले हैं, तो हम कहेंगे इंडिया में आएंगे अर्ली नेक्स्ट वीक, वेयर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट स्पेस स्टार्टअप। तो ये आएंगे एलन मस्क इंडिया में, वो स्पेस स्टार्टअप से मिलेंगे, जो जो ऐसी कंपनियां जो स्पेस में इन्वेस्ट करना, स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप जिन्होंने ओपन किए और वो पुश करना चाहेंगे उनका वेंचर, स्पेस वेंचर जो है उनका स्टारलिंक प्लान जो है उनके वो, और अनाउंस करेंगे उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके इन्वेस्टमेंट क्या प्लान है इंडिया में। ये सब चीज़ें वो यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रूल्स जो होते हैं वो यहाँ लाए गए। तो FDI क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। FDI तो 100% अलाउ कर दिया है। FDI यानी देखो सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई फॉरेन की कोई कंपनी होती है, ये जब इंडिया में इन्वेस्ट करती है किसी भी फील्ड में, तो डायरेक्टली वो अपनी कंपनी ओपन करती है उस फील्ड से रिलेटेड, उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एफ नाम के, यानी अगर समझ ऐसा है कि एफ नाम के कंपनी ने इंडिया में एक XYZ नाम की कंपनी
जो है वो यानी XYZ नाम की कार बना के उसको चलाना शुरू किया, या अपनी कंपनी डायरेक्टली इंडिया में ही बना दी कोई बाहर के कंपनी ने, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि फॉरेन की कंपनी डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री ना। तो हम कहेंगे कि दूसरे कंट्री में अगर वो ओनरशिप ले रही है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे एफ नाम की कंपनी डायरेक्ट XYZ नाम के कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है डायरेक्टली, और वो हमारे देश में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनीज बना रही है, तो इसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसलिए फॉरेन कंपनी जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है डे टू डे ऑपरेशंस को लेके दूसरे देशों में, जैसे कि इंडिया में ये बाहर से आएगी, जैसे टेस्ला या फिर हम कहेंगे एलन मस्क की जो भी कंपनीज है वो, तो ये सब आपको देखने मिलेंगे। तो इंडिया को दो रूट से FDI मिलता है, एक है ऑटोमेटिक रूट, तो ये, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जो होता है, इस रूट से नॉन रेसिडेंट जो है या फिर जो इंडिया की कंपनी है require a prior node, does not require a prior node from Reserve Bank of India और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FDI। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसमें वो लोग डायरेक्टली इंडिया में बिना परमिशन भी अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। तो जो इंडिया के नहीं है वो, जो या फिर जो इंडिया के है कंपनी, वो उनको RBI और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई यहाँ पे परमिशन जैसी चीज़ें नहीं लगती है, ऑटोमेटिक रूट है। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ये जो रूट होता है इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो कंपनी होती है उसको अप्लाई करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पे जाके पहले कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से फिर क्लियरेंस वाली चीज़ें होती है, ये डॉक्यूमेंट्स दो, वो डॉक्यूमेंट्स दो, डॉक्यूमेंटेशन, फिर ये चार्जेस पे करो, और वो सब होने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे दो रूट है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है। अब की टेकअवेज देखिए इसके। फरवरी में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था अमेंडमेंट इन FDI पॉलिसी। FDI ने कौन से चीज़ों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ करना है। देखो, अगर स्पेस में 100% अलाउ हो गया तो स्पेस के जो भी कंपनीज है उसमें फॉरेन की कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, यानी स्पेस से रिलेटेड कंपनीज इंडिया में फॉरेन की कंपनियां बना सकती है। ये समझ लीजिए स्पेस सेक्टर को लेकर, यानी 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलाउ रहेगा। यानी ऐसा है कि पहले कैसा रहेगा कि नहीं भाई आप फॉर एग्जांपल लेता हूं, अगर उन्होंने बोला कि भाई आप 60% ही कर सकते हो, तो 60% आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और बचा हुआ 40% इंडिया की कोई कंपनी का या गवर्नमेंट का रह सकता है। बट 100% बोला तो पूरा उस कंपनी का ही रहेगा, मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ 100% ओनरशिप बाहर के कंपनी की रहेगी। तो एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन 100% FDI जो अलाउ कर दिया गया स्पेस सेक्टर कैटेगरी में। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स को लेकर, यानी इंडिया में फॉरेन की कंपनीज अब सैटेलाइट्स बनाएगी, सैटेलाइट का डेटा प्रोडक्ट्स जो होता है ये बनाएगी, ग्राउंड सेगमेंट में भी यहाँ काम किया जाएगा। यानी ऐसा देख लीजिए कि आउट ऑफ विच 74% वुड बी थ्रू ऑटोमिक रूट, यानी जहाँ गवर्नमेंट के परमिशन नहीं लगेंगे वैसे रूट से ही यहाँ पे हर काम हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट नोड जो होता है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहेगा, यानी बियॉन्ड 74% चीज़ें तो आपकी पूरी हो जाएगी, बट बचे हुए जो भी है उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 74% तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में बाहर से आके, तो आप इजीली कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बट अगर आप पूरा 100% करना चाहते हैं, 80% करना चाहते हैं, 90% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो अंडर द अर्लियर पॉलिसी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेट करता है सैटेलाइट को, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी था। अब ये इनका कहना है कि 74% तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अप्रूवल नहीं लगेगा। अगर आप 74% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अब गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। ये चीज़ें तो मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, कंपोनेंट्स और सिस्टम्स या सब सिस्टम्स जो बनाएंगे सैटेलाइट्स के लिए, ग्राउंड सेगमेंट यानी ग्राउंड से जो चीज़ें ऑपरेट करेगी वो, या यूज़र सेगमेंट जो रहेंगे वो, तो वो 100% ऑटोमिक रूट में अब उसे कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सब 100% होगा, तो आपको अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नोटिफिकेशन में तो उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई 74% तक, बट अभी जैसे कि उनका नया नोटिफिकेशन आया और ये सब चीज़ों में अमेंडमेंट वो कर रहे हैं, तो 100% ऑटोमिक रूट से आ सकते हैं। अब आपको कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, डायरेक्टली आ सकते हैं। तो ऑटोमिक FDI जो होगा वो परमिट कर दिया जाएगा अप टू 49% फॉर लॉन्च व्हीकल। देखो, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर यानी सैटेलाइट बनाने को जो चीज़ें लगती है, जो भी कंपोनेंट्स लगता है, उसको मैन्युफैक्चर करने में तो आपको गवर्नमेंट की बिल्कुल परमिशन नहीं लगेगी। बट अगर देखेंगे तो लॉन्च व्हीकल जो है वो बनाना है आपको, जिससे सैटेलाइट ऊपर लॉन्च कर दिए जाएंगे, तो उसमें 49% तक आपको, अगर आप करना चाहते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक सैटेलाइट बनाने को लग रहा है, एक एग्जांपल 1 लाख रुपया, 1 लाख तो नहीं लगेगा, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो 1 लाख रुपया लग रहा है, वो चाहता है बाहर का कि 49% मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, बाकी अगर 51% जो कंपनी कर रही है वो करेगी, तो फिर यहाँ कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो चाहता है कि इससे ज़्यादा अगर वो करे बियॉन्ड, हम कहेंगे कि 49%, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल लगेगा। तो हम कहेंगे कि लॉन्च व्हीकल को लेके और बाकी जो सिस्टम है उसको लेके, तो यहाँ गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है, ऐसा आपको यहाँ पे पता चल रहा है। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी डेफिनेशन है सैटेलाइट की वो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन दोनों, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स भी उसमें आते हैं, लॉन्च व्हीकल भी आते हैं, और कहीं ना कहीं एसोसिएटेड सिस्टम, सब सिस्टम, सी पोर्ट, स्पेस में जो पोर्ट रहेंगे वो हर चीज़ सैटेलाइट में बोली जाती है। सैटेलाइट यानी सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें। तो सैटेलाइट अगर बनाने हैं तो ये बाकी चीज़ों से कुछ चीज़ों के लिए अप्रूवल लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और सिस्टम को कर रहे हैं तो दैट इज ओके कि 100% आप कर सकते हो, बट लॉन्च व्हीकल और ये सब को लेके 49% से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं फॉरेनर हूँ और मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो 100% इंडिया में मेरी हो और मेरी खुद की हो, उसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मुझे फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए है। तो ऐसे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है, और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और अगली न्यूज़ जो है वो है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को लेके, GFW को लेके, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट जो है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की, उसमें ऐसा देखा गया है कि इंडिया का 2.33 मिलियन हेक्टर जो है ट्री कवर, वो 2000 से लॉस हो चुका है। देखिए कितने पेड़ कट गए इंडिया में, 2.33 मिलियन हेक्टर्स जो ट्री कवर था ये कहीं ना कहीं लॉस हो गया। अब बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो होती है, जो ट्रैक करती है क्या, तो फॉरेस्ट में क्या चेंजेस आए रियल टाइम में सैटेलाइट डेटा को यूज करके या बाकी सोर्सेस का यूज करके, उन्होंने कहा है कि कंट्री लगभग 414000 हेक्टर्स जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिया को लॉस्ट हुआ है। और हम यही कहेंगे कि फॉरेस्ट जो है 4.1% फॉरेस्ट कटे हैं 2002 से 2023 तक, और ये आता है 18%, टोटल ट्री कवर के 18% है कवर लॉस हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इंडिया का जो हम कहेंगे कि लॉस हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट ही 4.1 कटे हैं, 4.1, यानी ऐसे जहाँ पे हमें हमेशा, यानी वहाँ हमेशा एवरग्रीन ट्री रहते हैं। वैसे कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो बारिश के सीजन में आते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा ही आपको देखने मिलते हैं, उन्हीं का तो 4.1% लॉस हुआ है। तो 18% टोटल ट्री कवर ये लॉस हो गया है ना। तो फॉरेस्ट 4.1% चले गए, और उसमें जो ट्रीज थे वो टोटल जितने इंडिया में ट्री थे उसके 18% थे जो कट चुके हैं। तो बहुत बड़े टेंशन वाली ये बातें जो आपको देखने मिल रही है। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच होता क्या है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो होता है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है डेटा, टेक्नोलॉजी और टूल्स, जिससे लोग देख सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि टू हेल्प पीपल एवरीवेयर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ डेटा होता है कि इतने इतने फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं आपके देश में, तो लोग जो होंगे अपने एफर्ट से भी फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। तो GFW जो होता है वो इनिशिएटिव है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। कौन कौन इसे चलाता है, तो WRI इसे चलाता है, और उसके पार्टनर्स हैं जैसे कि गूगल, USAID, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, UMD, ESRI, विजुअलिटी, या फिर हम कहेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी है जो इसमें काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूजर्स को एम्पावर करता है, जैसे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस बना के देता है जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। पॉलिसी मेकर्स जो है उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करता है, जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी और अच्छे से यहाँ काम कर सकते हैं। जर्नलिस्ट जो होते हैं मीडिया वाले वो अच्छे से काम कर सकते हैं, और बाकी कंपनी जो होती है वो भी यहाँ काम कर सकती है, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में, उसके अलावा लैंड का यूज कैसे करना चाहिए इफेक्टिवली, वो सब के बारे में। तो ये सबको एम्पावर करने का, ये सबको कहीं ना कहीं गाइड करने का काम भी GFW करता है। उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ध्यान देता है जो भी ट्रेंड्स है रिलेटेड टू ट्री कवर लॉस है ना, कि वो बताता है कि भाई आपके देश में ट्री कवर क्यों लॉस हो रहा है, पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, ऑफर्स जो है वो, यानी हम कहेंगे कि वही कि जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें देख के बताया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रूशियल होती है डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए किसी भी देश के लिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि भाई देखो कि हमें अभी क्या करना चाहिए फॉरेस्ट कवर को रोकने के लिए, या फॉरेस्ट कवर क्यों कम हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से हमारी सरकारें पॉलिसी बना सकती हैं। तो ये डेटा कहीं ना कहीं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच हमें प्रोवाइड करता है। तो GFW जो न्यूज़ में रहा उसका सोर्स था द हिंदू।
उसके बाद की हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो मेन 5 CV वैक्सीन को लेके है। अभी एक वैक्सीन को लेके न्यूज़ है, करंट इवेंट में जाता है या फिर साइंस में भी ये जो न्यूज़ है ये जाते हुए आपको दिखेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो हुआ क्या है, नाइजीरिया जो है वो पहला देश बना है जिन्होंने नई वैक्सीन जो है जिसको कहा जाता है मेनिंगिटिस वैक्सीन, तो मेनिंगिटिस वैक्सीन जो होती है उसको लाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया, जिसको मेन 5 CV कहा जाता है। बैकग्राउंड में अगर देखा गया तो ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट जो होती है, इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ वैक्सीन इन सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ। यानी आप यहाँ देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे लोगों को एक आके, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक आके कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाना चाहिए, तभी पब्लिक हेल्थ जो है ये ठीक हो सकती है। तो नाइजीरिया जो है उनका जो अप्रोच था जिससे उन्होंने बाकी सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द कंट्रीज टू फाइट इन अगेंस्ट द मेनिंगिटिस। तो मेनिंगिटिस जो है, अब नाइजीरिया ने वैक्सीन अगर बना ली है, रोल आउट कर दी है, तो बाकी देशों को भी हेल्प मिलेगी, और नाइजीरिया एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया कि इस तरह की वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो ये मेन 5 CV वैक्सीन है क्या, ये देख लेते हैं। तो मेन 5 CV वैक्सीन जो होती है ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन इंसानों को अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। तो ये एक बैक्टीरिया है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया, तो इससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके स्ट्रेन जो है इस बैक्टीरिया के वो ए है, सी है, डब्ल्यू है, वाई है और एक्स है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेनिंगिटिस है क्या, तो आपको ये बता दूं कि ये एक इन्फेक्शन होता है। मेनिंगिटिस जो होता है वो एक इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कहीं ना कहीं बहुत पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है एक फ्लूइड का। यानी हम कहेंगे ये जो होता है ये ब्रेन के पास और कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। ये बहुत खतरनाक एक बीमारी है। तो ये बीमारी जो इसका वैक्सीन यहाँ पे ढूंढ निकाला है जिसको मेन 5 CV कहा गया है ना। तो ये जो होगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया इसके ऊपर वैक्सीन मिला है, इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं ये बैक्टीरिया के, ए, सी, डब्ल्यू, वाई, एक्स। तो नाइजीरिया जो होता है उन्होंने लीड लिया है और ये पहला देश बन गया जिन्होंने ये वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने, एंड विच इज़ रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने भी रिकमेंड किया है कि वैक्सीन मेनिंगिटिस में लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सेरो ग्रुप जैसे मेन 5 CV जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 स्ट्रेन है। इसमें पोटेंशियल है कि जो भी मेनिंगिटिस के केसेस है वो उसके अगेंस्ट ये फाइट कर सकते हैं और डेडली डिजीज को ये कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो नाइजीरिया जो है ये वन ऑफ द 26 मेनिंगिटिस हाइपर एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में ऐसे 26 देश है जहाँ पे ये एंडेमिक है, यानी वहाँ पे ये देखने ही मिलता है। तो सिचुएशन जो होती है, ये सिचुएशन जिन देशों में है उन पूरे देशों का एक बेल्ट बना के रखा है और वो देश पूरे अफ्रीकन मेनिंगिटिस बेल्ट में आते हैं। तो देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है अफ्रीका में, और ये बीमारी के ऊपर वैक्सीन निकाल दी गई। तो इसमें पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर आउटब्रेक्स यहाँ पे बच सकते हैं, यानी आगे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन ले लिया तो ये जिंदगी भर नहीं होगा और नहीं होने के कारण काफ़ी सारी जिंदगी बच जाएगी। तो मेन 5 CV जो है वैक्सीन, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल गोल है इसका कि मेनिंगिटिस को 2030 तक हम हटा देंगे। तो इस तरह की बीमारी अब हमारे देशों में तो नहीं देखने मिलते, बट अफ्रीका की बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसके ऊपर वैक्सीन आ चुकी है, तो अभी कहीं किसी देश में आ भी गई इस तरह की बीमारी तो वैक्सीन अवेलेबल रहेगी। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। क्वेश्चन 1 है, विद रेफरेंस टू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इज एपेक्स बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एथलेटिक्स इन इंडिया। सेकंड, इट इज एफिलिएटेड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। थर्ड, इट सिलेक्ट्स इंडियन एथलेटिक्स team for various international competition including the Olympics. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none? जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to Tiger Triumph 24 exercise, consider the following statement. It is bilateral exercise conducted between India and United States. Second, the exercise aimed to develop interoperability of conducting humanitarian assistance and disaster relief operation and refined standard operating procedures SOP for rapid and smooth coordination between forces of both countries. Which of the statement given above is or are not correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 3 है, with reference to the Indian economy consider the following. First, depreciation of Indian rupees. Second, decrease in global commodity price. Third, change in trade policies. How many of the above cases above causes the imported inflation in India? Only one, only two, all three या फिर none?
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच consider the following statements. First, Global Forest Watch is an online platform that equips people worldwide with data, technology and tools to provide forest. Second, it is an initiative of United Nations Environment Program UNEP. Which of the following statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 5 with reference to main CV vaccine, consider the following statements. Main CV vaccine provides protection against 5 strains of meningococcus bacteria. Second, Nigeria is the first country globally to introduce the main 5CV. Third, main 5CV vaccine aligns with global goal to eliminate meningitis by 2030. How many of these statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. जो भी आपको आंसर सही लिखते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे 17 अप्रैल को, उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था डी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर था सी। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर सही निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।